नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मेरा नाम है गौरव पाराशरी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए BEO का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 अगस्त 2020 को, उसकी आंसर की लेकर आया हूं। इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नों का लेवल किस स्तर का है, किस तरह के प्रश्न आए हैं और उनके आंसर क्या हैं। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको त्रुटि नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2025 ईस्वी तक, वर्ष 2025 तक। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही है। पहला ऑप्शन सही है, इसका नवंबर 2017 में गठन किया गया था, श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि आपको कोई त्रुटि नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। यदि इसका आंसर आपके अनुसार कुछ और है तो आप बताइएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पल्लव शासकों के नाम दिए हुए हैं, उनके राज्यकाल को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सर्वप्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम का कार्यकाल है, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम का है 630 से 668 AD, फिर परमेश्वर वर्मन का है 670 से 695, फिर नंदी वर्मन द्वितीय का है 731 से 796 तक। क्वेश्चन नंबर 4, ये सूची मिलान का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शासकों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 में रानियों के नाम उनकी। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। ए का 3 होगा, चंद्रगुप्त कुमार देवी। समुद्रगुप्त का नंबर 1 से होगा, दत्ता देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय का मिलान कुबेर नागा से और कुमारगुप्त प्रथम का मिलान अनंत देवी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रश्न एग्ज़ाम में हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार हम आता हुआ प्रश्न गलत कर देते हैं क्योंकि हम प्रश्न सही से पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कभी कभी पूछते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये समाचार पत्र अल हिलाल, इसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तहजीब उल अखलाक के संपादक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये सैयद अहमद खान है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो मुख्यतः ये सोनभद्र में निवास करती हैं, सोनभद्र इसके आसपास के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए, या कूट की सहायता से, इसमें नीचे कूट दिया रहता है, कूट की सहायता से सही उत्तर बताना होता है। इसमें यदि आपको 1 या 2 के भी सही उत्तर पता हैं और बाकी 2 के नहीं पता हैं, तो आप कूट में जो ऑप्शन है उनसे सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं यदि 1 या 2 के आपको आंसर कंफर्म पता है। देखिए, ताजुल मासिर का हसन निजामी है, ये रचना है, ये रचनाकार हैं इनके। ताजुल मासिर के हसन निजामी, खजाइनुल फतूह के अमीर खुसरो होंगे। तो ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए ठीक है। सी का 4 होगा, डी का ऑप्शन 1 होगा, जियाउद्दीन बल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। इसमें भी ये सूची 2 में आयोग हैं ब्रिटिश काल के जो गठित किए गए थे, और ये उनके अध्यक्ष, किसकी अध्यक्षता, किसके अंडर में ये आयोग गठित हुए थे, ये हमें मैच करना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का। और बी का 1 होगा, अकाल आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इसमें एक कथन है, एक कारण है।
कथन है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। कारण है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, केवल फैक्ट रटने से प्रश्न पत्र में हम अच्छा स्कोर नहीं ला सकते, हमको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हम तभी सही हल कर सकते हैं, उनका उत्तर तभी सही है हम टिक लगा सकते हैं जबकि हमने विस्तृत अध्ययन किया हो। केवल फैक्ट रटने से अब काम नहीं चलेगा, हमें गहराई से अध्ययन करना होगा किसी भी टॉपिक का। लाला लाजपत राय के संदर्भ में उनमें से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में होगा। ये सही है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। देखिए, पहला तो सही है। दूसरा, हम जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, लेकिन लाजपत राय की भी उसमें भूमिका थी। तो मेरे हिसाब से 1 और 2 दोनों होने चाहिए। आप इसको देख लीजिएगा, यदि कोई त्रुटि हो इसके उत्तर में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज इसका ऑप्शन फिर ए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार करना है और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मैंने आगे सन लिख दिए। देखिए, सतारा का विलय हुआ 1848 में, बघाट का 1850, उसके बाद उदयपुर का हुआ 1852 में और 1853 में झांसी का। तो ऑप्शन सी सही होगा, 1, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 12, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी ए सही है। कथन ए और कारण आर, ये कथन कारण पर आधारित है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः क्या थे? तो ये रेपो रेट 5.15% और रिवर्स रेपो रेट 4.9%। ऑप्शन सी सही होगा 14 क्वेश्चन का। देखिए, किसी क्वेश्चन में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 और 3, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित प्रश्न है। इसमें दूसरा सही नहीं है कि इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है, ये गलत है। सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। किसमें? नोएडा। ये हम सभी जानते हैं। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन डी सही है। ये जिला दिए हुए हैं और ये उनके लोकप्रिय उत्पाद। कन्नौज हम जानते हैं इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर के पास खुर्जा एक स्थान है, तो बुलंदशहर जो है चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए। ये मैच नहीं है डी, तो डी आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो राइजोबियम। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 19 का, ए। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। ये सूची 1 में लेखकों के नाम है, सूची 2 में उपनाम हैं उनके। तो हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें क्या पूछा है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, आपको इसका उत्तर यदि सही मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, ये पहला कथन सही है। दूसरा भी इसमें सही लग रहा है क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल सामाजिकता का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही होगा। हालांकि इसमें कथन 2 में अधिकांश शब्द का प्रयोग हो गया है, तो इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है। तो आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23 का भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी है। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो झरिया सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इसमें ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। सूची 1 में नगर दिए हुए हैं, सूची 2 में जिन नदियों के किनारे वे अवस्थित हैं। तो आप यदि आपको पता है कि पेरिस सीन नदी के किनारे है तो ए का तो 4 हो गया, और किशानसा साउथ अफ्रीका में है और वहाँ अफ्रीका में कांगो नदी बहती है, तो कांगो के किनारे किशानसा, तो बी का 3। तो ऑप्शन सी आप इस तरह से लगा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27 इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर में ऊपर की तरफ होक्काइडो, उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू, फिर दक्षिण में क्यूशू। ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन 27 का। क्वेश्चन 28 का आंसर ए सही होगा। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है, ऑप्शन ए सही होगा। हालांकि कुछ जगहों पर 15 डिग्री से 30 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री से 33 डिग्री भी जो अक्षांश है उत्तर से दक्षिण अक्षांश वो दिया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही ठीक होना चाहिए इसका। ठीक है, आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा 28 का। 29 में परियोजना और जिन नदियों पर वो अवस्थित है, तो उकई गुजरात में है तापी नदी पर। ठीक है, ए का 4, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 30 सूची को फिर मिलाना है। इसमें कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं हमें। कोयला क्षेत्र जिन राज्यों में अवस्थित हैं, तो देखिए गिरिडीह हम जानते हैं झारखंड में है, सी का 3, और ए माकुम ये असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑलरेडी मैच हैं 1 2 3 4, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई 2 या 3 आपको पता है तो आप इसमें 3 इसमें पता होने चाहिए, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी दिया हुआ है। यदि आपको पहले 3 पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 31 ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से है, मैथ से। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। देखिए हम इसमें सापेक्ष गति निकालते हैं पहले, रिलेटिव स्पीड। तो यदि एक ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड घटा दी जाती है, ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड को माइनस कर देते हैं। यदि विपरीत दिशा में जा रही होती दोनों ट्रेन तो हम जोड़ देते हैं इनको। तो यहाँ 90 - 70 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। फिर तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है तेज़ चलने वाली, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय 18 सेकेंड या सेकेंड में दिया है, इसलिए हम चाल को भी सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो 5/18 से गुणा कर दिया, ये गुणा 18 समय हो गया आपका। 18 से 18 कैंसिल, 20 × 5 100 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए इसमें हम जानते हैं कि जब 2 रेलगाड़ियाँ 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी हम जो सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड है उनको निकालने के लिए उनको घटा देते हैं। ज़्यादा वाली जो स्पीड होती है उससे कम वाली स्पीड को घटा देते हैं। तो 90 में से 70 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड। यदि ये विपरीत दिशा में चल रही होती तो हम इनको जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ हमने घटाया है। फिर चूँकि समय 18 सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा में जो स्पीड दी है उसको 5/18 से गुणा करके किस में बदल लिया? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो 20 × 5/18, 20 × 5/18। फिर चूँकि जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है वो एक दूसरी रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है 18 सेकेंड में, तो व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है, लंबाई रेलगाड़ी की होगी।
वो हमें निकालनी है तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की। तो मतलब डिस्टेंस, दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। चाल तो ये हो गई 20 गुना 5/18, समय 18 सेकेंड हो गया। 18 से 18 कैंसिल, 20 पंजे 100, 100 मीटर इसका उत्तर हो गया। ठीक है, यदि आपने मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए ये भी प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस मेरा मतलब कि प्रैक्टिस अगर आपने की होगी तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इसको हम अपने चैनल पर करेंगे आगे। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों में हम सबसे पहले क्रय मूल्य CP को अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया 100 रुपये है, क्योंकि हानि या लाभ जो भी होगा वो CP पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर हानि हुई 10% की, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपये। तो यानी कि जो वस्तु को विक्रेता ने जो बिक्री मूल्य के 3/4 यानी कि सेलिंग प्राइस का 3/4 पर बेचा, तो कितने पर, 90 रुपये। 10% की हानि हो गई, 90 रुपये पर बेचा, 100 रुपये पर 10% की हानि हो गई। ठीक है, तो 3 3 90, SP आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 का, यहाँ ये 3 से 90 कट गया 30 बार, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो सेलिंग प्राइस कितना आया, मूल बिक्री मूल्य 120 रुपये, और क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपये। तो यानी अगर 120 रुपये में बेचते तो 20 रुपये का लाभ होता, और 20 रुपये 100 का कितना प्रतिशत है, 20%, तो 20% लाभ हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला मैथ का है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम आगे अपने चैनल पर क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रश्न में आप देखिएगा कितना उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसका सही उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 33 को छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 34, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो GDP के 3.3% तक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी ए सही है। धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में कौन सा भारत का राज्य नहीं है 2019-20 के लिए। तो गुजरात नहीं है, बाकी 3 हैं। देखिए अब आपको काफ़ी विस्तृत अध्ययन करना होगा। हमें टॉप 5 तक, किसी भी सूचकांक इंडेक्स जारी होता है उसकी टॉप 5 रैंक तक के जो राज्य हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हम देश हैं, तो उनको आपको याद करना होगा। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनकी इस कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1987 में मैंने सन सामने लिख दिए, किस सन में हुए हैं। 1987 में क्रिसिल की स्थापना हुई है, फिर वर्ष 1991 में ICRA, फिर वर्ष 1993 में केयर की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 में महाभारत सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन बी करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें 2 सूचियाँ फिर आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में दर्शन है और सूची 2 में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन बी। यदि आपको इसमें त्रुटि लगे, सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 40 का बी सही है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 41, कन्नौज का जो बास युद्ध हुआ था 17 मई 1540 में, वो किन के बीच हुआ था। तो वो शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन डी सही होगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, गदर पार्टी से इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो गदर पार्टी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसमें जो कुकी विद्रोह है वो 1917-1919 में हुआ है। तो ऑप्शन सी है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप इसमें बताइएगा अगर कोई त्रुटि हो, कोई करेक्शन की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन डी सही है। यह कथन एनी बेसेंट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन ए सही है। जो ऊसर मिट्टी है इसका पीएच मान अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, लाइम का प्रयोग करके। तो ये दोनों कथन सही है, तीसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में सी सही है। फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनीज़ की जो सूची है 2019 की, उसमें सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड थी। ठीक है, सी सही है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 का डी सही है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से रिहन बांध पर बना है। ठीक है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ठीक है, ये सभी सूचियाँ आपको याद होनी चाहिए, इस तरह की रटी हुई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें फिर सूची मिलान करना है, संस्थान और उनकी अवस्थिति। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यदि आप जानते हैं कि कहाँ है, बी का 1 बनारस में, तो बी का 1 किस में है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आप लगा देंगे। तो यदि आपको एक भी पता हो या 2 पता हो कंफर्म, तो आसानी से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन बी सही है, 1 2 3। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। देश का अधिकतम आलू की खेती उत्तर प्रदेश में होती है और यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य भी है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान नहीं है, कौन सा है? दूसरा स्थान है। तो 1 2 3 सही होंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, इसका उत्तर नहीं मिला है, ये आप इसका उत्तर देखिएगा, यदि आपको मिले क्वेश्चन नंबर 54 का तो आप कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण का प्रश्न है ये, ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, इसमें भी कथन और कारण का प्रश्न है ये, इसमें भी ऑप्शन ए सही है हमारा। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो राइटर्स बिल्डिंग इसमें शामिल नहीं है। चौथा भवन है वो है बेल्वेडियर हाउस। ठीक है, बाकी 3 ये हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन ए सही है। 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिकमिंग के लिए सम्मानित किया गया, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 में डी सही है। स्विट्जरलैंड की रैंकिंग 1 है। विश्व प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक में 2020 के अनुसार सिंगापुर की 3 है, भारत की 72 है, 72। यूएसए की गलत दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 में ए सही है। ग्लासगो में सन 2020 में COP26 का आयोजन प्रस्तावित है, नवंबर 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 का भी ऑप्शन सी सही है, कैस्पियन सागर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन ए सही है। घास के मैदान हैं, इनको मिलाना है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 66, 65 भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है। तो 66 में वर्ल्ड ज्योग्राफी घास के मैदान है, हम जानते हैं कि लानोज दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, वेल्ड अफ्रीका के। तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन सी सही है, इसमें भी सूची मिलान करना है। सूची 1 में जनजाति हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित क्षेत्र। तो बद्दू अरब की जनजाति है, डी का 2 होगा। खिलगीज हम जानते हैं मध्य एशिया की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर डी सही है, नैवेली। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी सही है,
इंद्रावती जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती। ठीक है, 69 का बी। 70 का डी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, यह राजस्थान में है। बाकी सो में लेते हैं। घटप्रभा कर्नाटक में ही है। उकाई गुजरात में तापी नदी पर, अभी पीछे आपने इससे संबंधित प्रश्न देखा था। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन ए, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, ये ध्यान से पढ़िएगा, आप प्रश्न में पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ये भारत में उड़ीसा मैग्नीज के में सबसे अग्रणी राज्य नहीं है, उसमें भंडार सबसे जो है अधिक मैग्नीज का वो मध्य प्रदेश में है, और चांदी का कर्नाटक में नहीं राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 में ए सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में ए सही है। सैलवा वनों की विशेषता, इसमें यदि कोई त्रुटि हो आपको लगता है तो आप कमेंट्स में सही आंसर बताइएगा 73 का। ठीक है, 74 में बी सही है। प्रयागराज में अवस्थित है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज में। 75 भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ है, बी सही है। 76 में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटनाक्रम राज्यों का, तो सबसे अधिक घनत्व तो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में, डी सही है। जनगणना से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के सभी आंकड़े हमें याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए अच्छी तरह। 77 में फिर सूची है घटना और जिन यौगिक से वो संबंधित है, तो अम्ल वर्षा हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, तो ए का तो 3 होगा। ओजोन परत का क्षरण डी का 1 होता है, तो ए का 3 और डी का 1 हो गया। और सी का 2 है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक में, तो ये जो है ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 78 में सी सही है। माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है फंगी और प्लांट्स के बीच में, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर 79 में ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 को आप फार्मूले से निकालेंगे, ऑप्शन ए आएगा, 80 का ए सही है। 81 क्वेश्चन ये पॉलिटी से है, पॉलिटी से क्वेश्चन आया है, इसका ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुसूची, संविधान के भाग से संबंधित तथ्य ये हमें रटे हुए होने चाहिए। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें डी सही है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 से, और शिक्षा का अधिकार तो हम सभी को पता होगा अनुच्छेद 21 का से संबंधित है, तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे। अगर हमें पता है डी का दूसरा है तो हम आसानी से ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, फिर 82 का सी सही है। 82 का सी सही है। 82 में यदि कोई करेक्शन हो तो आप बताइएगा। 83 पे आ जाते हैं। 83 क्वेश्चन का आंसर, ये भी पॉलिटी से, आंसर इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका 83 का। 84 में सी आएगा। ये देखिए, इसमें 3 से गुणा करके -2 करें हम, तो 10 4 3 12 -2 10 आया, फिर 10 3 30 -2 28 आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक कर सकते हैं, 28 3 84 और -2 82। ठीक है, सी। 85 में बी आएगा। ये हम रीजनिंग में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। 86 में डी आएगा। ये देखिए, दिसंबर के जो लेटर्स हैं उनको शिफ्ट कर कर के इस तरह कोड बना दिया है। ये इसको हम देख के पहचान सकते हैं, नवंबर की स्पेलिंग इससे बनेगी। नवंबर के जो लेटर्स हैं उनको शिफ्ट करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन होगा, आसानी से आप लगा सकते हैं देखते ही। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो देखिए, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यानी कि मानवतावादी ये बड़ा सर्किल हो गया और छोटा सर्किल उसमें सभी समाज सुधारक आ गए। तो देखिए, इसमें सी सही होगा कि कुछ मानवतावादी, यानी सभी मानवतावादी में से कुछ मानवतावादी क्या है, समाज सुधारक, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 में बी सही होगा। ये 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन
सी सही है, नेविगेटिंग दी अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन 90 में विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए सही है। 91 में ऑप्शन डी सही है, केरल। केरल जो है प्रथम स्थान पर है SDG इंडिया सूचकांक 2019 में। 92 में ऑप्शन सी सही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है ये क्वेश्चन, ऑप्शन डी। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, ये जीके का क्वेश्चन कहलाएगा, करंट अफेयर्स का है मतलब, ठीक है, करंट अफेयर्स है ये 92 सी। 93 भी करंट अफेयर्स है। 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से किसने प्राप्त की? तो ये सऊदी अरब इसका ऑप्शन होना चाहिए, सी। 94 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसमें हमें कूट से उत्तर बताना है, सूची सुमेल करके। ये ऊर्जा संयंत्र हैं, ये किस तरह की ऊर्जा पर आधारित है? सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा पर? तो ऑप्शन डी सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1। कुडानुकुलम हम जानते हैं, नाभिकीय ऊर्जा आणविक ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। तो आसानी से हम इसका आंसर डी लगा सकते थे यदि सी का हमें पता होता तो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 का महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तो यदि हमें पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर पूछा है, तो हमें जनसंख्या का पता है तो हम आंसर लगा देंगे, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है महाराष्ट्र। प्रथम नंबर पर कौन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में? राज्य उत्तर प्रदेश। नीचे कथन और कारण 97 में दिए हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही अभी नहीं मिला है, यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 97 का ही छोड़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जनजातियाँ और इनकी अवस्थिति, थारू उत्तर प्रदेश से है, गोंड मध्य प्रदेश से है, ये हमें पता होगा तो हम ऑप्शन बी आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन 2 सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसमें 60% दे दिया है, 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है नगरीय जनसंख्या का, कुल नगरीय जनसंख्या का, जबकि हम जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि से संबंधित है, जुड़ी हुई है, तो 60% बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए एक हमारा गलत होगा। ऑप्शन कथन 2 सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी सही है। लासा गुणा मासा बराबर प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या, इस फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। संख्या की जगह अनुपात दिया हुआ है, हम संख्या मान लेंगे कितनी? x, भाई एक x हो गई तो दूसरी 4x हो गई, वही हम रख देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, इसका ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें ऑप्शन सी सही है, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की उम्र में किस संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा आंसर इसका हरियाणा होगा। क्वेश्चन 103 में ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 104 में ऑप्शन डी करेक्ट है। मैग्नीशियम जो है वो सूक्ष्म पोषक नहीं है, ठीक है। देखिएगा 104 में यदि कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन डी सही है वैसे। 105 में ऑप्शन डी सही है। 106 में ऑप्शन सी सही है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन मधुमेह के प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। 107 में ऑप्शन डी सही है, पहला, तीसरा, चौथा। ये मूल कर्तव्य, पॉलिटी का प्रश्न है, ये मौलिक कर्तव्य, मैंने कहा आपसे ये रटे होने चाहिए आपको। देश की रक्षा करना है, तीसरा भी है, चौथा भी है। आयकर अदा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। 108 में ऑप्शन सी सही है। ये समितियां हैं जो पंचायती राज पर गठित की गई थी, तो कौन सी कब गठित की गई, मैंने सामने सन लिखी है, देखें आप। BR मेहता सबसे पहले हुई 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद 1985 में राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति 1986 में। तो ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका होगा भाग 12, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 110 ये मैथ का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम से इसको हम पढ़ेंगे, इसका आंसर आप निकालेंगे तो 73 आएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 73। 111 111 क्वेश्चन है। इसमें देखिए हर लेटर के बाद 4 लेटर छोड़ के, बी के बाद 4 छोड़ के जी, सी के बाद 4 लेटर छोड़ के फिर एच है। इसी तरह इधर एल के बाद हम देखेंगे तो 4 लेटर छोड़ के क्या क्यू होगा, एम के बाद 4 लेटर को स्किप करेंगे तो आर, फिर एन के बाद एस और पी के बाद यू, ये आएगा कोड। तो सी सही होगा 111 का। 112 का बी सही होगा, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, 111 112 113 इसमें बी आएगा। 113 में इसमें क्या किया गया है देखिए, जैसे 5 गुणा 1 5 एकम 5, 6 गुणा 1 6 एकम 6, 6 5 जोड़ दिए 11, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 24 और 6 30। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12, 15 और 12 27, 27, बी ऑप्शन। 114 का डी आएगा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रश्न है एज वाले चैप्टर से। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, इसका ऑप्शन डी होगा। ये ज्योमेट्री से है 115 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए ये सर्किल है, सर्किल में 2 जीवाएं आप वृत्त के बाहर एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, ये हम आपस में रेखा मिला देंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। इसके आमने सामने के जो कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये 50 दिया हुआ है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 130। और ये कोण कितना होगा ऋजु रेखा पर, ये कोण होगा हाफ, पूरा 360 होता है, ये 180 होगा, तो ये 130 है, तो ये कितना बचा 50, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ये। 116 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। 117 क्वेश्चन, 117 का भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 मेरे हिसाब से, और 1 2 3 है। यदि आपको कुछ इसमें सुधार करेक्शन करना हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा सही आंसर 117 का। 118 का ऑप्शन सी सही होगा। हम जानते हैं मानस असम में अगर, और नोकरेक अगर हम जानते हैं कि मेघालय में, तो हम ऑप्शन सी इसका आराम से लगा देंगे। ठीक है, 118 का ऑप्शन सी। 119 का कथन और कारण का प्रश्न है, ये भी पॉलिटी से है, बहुत सरल प्रश्न है ये। यदि आप विस्तृत रूप से पॉलिटी आपने पढ़ी हो, हम जानते हैं भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, केवल राज्यसभा के प्रति नहीं होती है, इसलिए ये गलत है कथन। कारण सही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120, ये क्वेश्चन मैंने अभी हल नहीं किया है, आप लोग इसका उत्तर यदि आपने निकाल लिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का अभी मैंने इसको हल नहीं किया है। तो इस तरह 120 प्रश्न पूरे हुए। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सके। और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे PCS प्री 2020 है, ROA 2016 का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आप प्रश्न पत्र के लेवल को देखकर अपनी तैयारी को जारी रखिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।